अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं आयशा बख्श। रिपोर्ट कार्ड में खुशामदीद। आज सुप्रीम कोर्ट में मुस्लिम लीग नून के रहनुमा हनीफ अब्बासी की दरख्वास्त पर चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान और PTI के सेक्रेटरी जनरल जहांगीर तरीन के खिलाफ इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के सामने असासे और ऑफशोर कंपनी जाहिर न करने, जबकि मुबैना तौर पर बैरून मुल्क से हासिल होने वाले फंड से पार्टी चलाने के इल्जाम पर समाअत हुई। इस समाअत के दौरान हनीफ अब्बासी के वकील अकरम शेख का यह कहना था कि न्याजी सर्विसेज 1983 में बनी और 30 जून 2015 तक जाहिर नहीं की गई। सियासी जमातों के हुक्मनामे के सेक्शन 6 में बैरूनी फंडिंग पर मुकम्मल पाबंदी है। हनीफ अब्बासी के वकील ने आइन के आर्टिकल 62 और 63 के तहत इमरान खान को नाअहल करार देने की भी दरख्वास्त की है। ताहम इमरान खान की जानिब से जमा करवाए गए जवाब में हनीफ अब्बासी की दरख्वास्त को मुस्तरद करने की दरख्वास्त की गई है। इमरान खान के मुताबिक इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के मार्च 2016 के फैसले में पहले ही इस रेफरेंस को मुस्तरद कर दिया गया है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की पटिशन बदनीयती की बुनियाद पर है, जिसकी वजह दरखास्त गुजार के इमरान खान से जाती चपकलिश है। इमरान खान 2013 के इंतखाबात में हनीफ अब्बासी को शिकस्त दे चुके हैं। इसके अलावा वो एफेड्रिन केस और रावलपिंडी मेट्रो बस केस में भी नैब में ट्रायल का सामना कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट का 3 रुकनी बेंच चीफ जस्टिस की सरबराही में कल फिर इस केस की समाअत करेगा। इसी मामले पर पैनल के सामने सवाल रखेंगे। पैनल में हमारे साथ हैं कराची से मजहर अब्बास, लाहौर से वीडियो लिंक पर हसन निसार, यहाँ लाहौर स्टूडियो में मेरे हैं इम्तियाज आलम साहब और गुलाम मुस्तफ़ा साहब, इस्लामाबाद से हमें ज्वाइन कर रहे हैं बाबर सत्तार और इरशाद भट्टी साहब। रिपोर्ट कार्ड का पहला सवाल आपके सामने रखेंगे। ऑफशोर खातों के मामले पर इमरान खान का सुप्रीम कोर्ट में जवाब क्या तसल्ली बख्श है? पैनल हाँ या नहीं का ऑप्शन ले सकता है, लेकिन इससे पहले कि पैनल की तरफ जाएं, इस सवाल को लेकर अहमद नूरानी साहब सीनियर सहाफ़ी हमारे हैं टेलीफोन लाइन पर, उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि ऑफशोर कंपनीज का मामला इमरान खान का जो सामने आ रहा है, इसका पस मंजर क्या है, उन्होंने इस पर काम भी किया है। अहमद नूरानी साहब, क्या पस मंजर है इन ऑफशोर अकाउंट्स का? जी, ऑफशोर अकाउंट्स जो पाकिस्तान में इसका बहस चल रही है, ये तो हमारे सामने इस तफसील के साथ तो ये जो ICIJ की पनामा लीक्स हैं, इसके बाद पिछले साल सामने आया था, जिसमें पूरी दुनिया के मुख्तलिफ जो सियासतदान और खुसूसन बिजनेसमैन जो बड़े बड़े, उनके ऑफशोर कंपनियां मुख्तलिफ ऑफशोर जुरिस्डिक्शन में दुनिया भर में रजिस्टर्ड थी, उनकी तफसीलात जारी की गई, जिनमें पाकिस्तान से भी तकरीबन कोई 500 लोगों का नाम जो था वो शामिल था। तो उसके ऊपर सबसे अहम नाम साफ ज़ाहिर है पाकिस्तान की सियासत में वो रूलिंग फैमिली, शरीफ फैमिली का था। तो इसकी बुनियाद पे जो अपोजिशन पार्टीज हैं पाकिस्तान की, इन्होंने एक तहरीक शुरू की और तहकीकात का मुतालबा किया और ये तासुर दिया गया कि ये जो ऑफशोर कंपनीज या इनसे के तहत जो अकाउंट्स या प्रॉपर्टीज जो बाहर मेंटेन की गई हैं, वो करप्शन करके पाकिस्तान के अंदर मुख्तलिफ मनसूबों में किक बैक्स लेके ये रकम बाहर पाकिस्तान से चोरी भिजवाई गई है। और एक तासुर भी यही लिया जाता है दुनिया भर में कि जो ऑफशोर कंपनीज एक तो शायद प्रॉपर्टी की मैनेजमेंट के लिए भी इस्तेमाल होती हैं, जो कि उनका लीगल यूज है, लेकिन जो सियासतदान या पब्लिक ऑफिस होल्डर जब ज़्यादातर मामलात में रकम मुल्क से बाहर लेके जाते हैं, तो उसमें रकम को छुपाने का मामला शायद ज्यादा होता है। तो इमरान खान साहब के हवाले से जो आपने सवाल किया, इमरान खान साहब सबसे लीडिंग लोगों में शामिल थे जिन्होंने ऑफशोर कंपनी के खिलाफ आवाज उठाई और कहा कि ये ऑफशोर कंपनी साफ ज़ाहिर है इलीगल है और ये सारा मामला सामने आना चाहिए। तो उसके बाद फिर ये पता चला कि इमरान खान साहब की भी प्रॉपर्टी किसी दौर में इंग्लैंड में रही और उस प्रॉपर्टी का जब रिकॉर्ड चेक किया गया तो पता लगा वो भी एक ऑफशोर कंपनी के नाम पे थी। वो स्टोरी साफ ज़ाहिर है दी न्यूज़ ने रिपोर्ट की, लेकिन उसमें जो अहम पहलू जो आप शायद सवाल जो आप उठा रही हैं आज अपने प्रोग्राम में सुप्रीम कोर्ट के हवाले से, उसमें अहम बात ये थी कि इमरान खान साहब ने वो ऑफशोर कंपनी जो कि 1983 में कायम की गई और एक फ्लैट भी शायद उसके नाम पे रहा और कुछ अकाउंट्स भी उस कंपनी के नाम पे हैं, वो कंपनी या उसके अकाउंट्स कभी भी पाकिस्तान के अंदर डिक्लेयर नहीं किए। और वो फ्लैट उन्होंने किसी एक स्कीम के तहत डिक्लेयर तो किया 2001 या 2 में, लेकिन उसके बाद वो फ्लैट खत्म हो गया, बिक गया, कंपनी जारी रही, बरकरार रही और उस कंपनी के बाकायदा रिटर्न जो है वो जमा होते रहे 2015 तक। लेकिन किसी भी इलेक्शन में 3 मुख्तलिफ इलेक्शन जो इमरान खान साहब ने लड़े, उसमें उसको उन्होंने डिक्लेयर नहीं किया। तो ये बुनियाद है डिस्क्वालिफिकेशन की, प्रेयर या प्ली की सुप्रीम कोर्ट के सामने कि चूंकि सुप्रीम कोर्ट इससे पहले मुख्तलिफ अदालतें इससे पहले मुख्तलिफ लेजिस्लेटर्स को इस बुनियाद पे नाअहल करार दे चुकी हुई हैं कि उन्होंने अपना कोई एक एसेट डिक्लेयर नहीं किया, तो इसलिए इमरान खान साहब को भी नाअहल करार दिया जाए। तो ये मामला है और इसी बुनियाद के ऊपर ही इमरान खान साहब ने इसमें ये प्ली दी है
कि ऑफशोर कंपनी क्योंकि एक प्रॉपर कंपनी नहीं होती, एक शेल कंपनी होती है, एसेट मैनेजमेंट के लिए मैं इस्तेमाल कर रहा था, तो इसको डिक्लेयर करना जरूरी नहीं है। यही मौकफ वैसे आपस की बात है, दूसरी साइड का भी है, रूलिंग फैमिली साइड की भी यही मौकफ है। तो इसके ऊपर जो सुप्रीम कोर्ट को फैसला देगी, क्योंकि इस केस में इन्वेस्टिगेशन की जरूरत नहीं है, एक इल्जाम लगाया गया हनीफ अब्बासी साहब की पिटीशन में, वो इल्जाम बुनियादी तौर पे जो बुनियादी इल्जाम है वो तस्लीम कर लिया इमरान खान साहब ने कि वाकई ऑफशोर कंपनी है जो कि डिक्लेयर नहीं की। ठीक तो नूरानी जो साहब, भी बहुत बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए प्रोग्राम में। अपने सवाल की जानिब वापस आएंगे। ऑफशोर मामले पर इमरान खान का सुप्रीम कोर्ट में जवाब क्या तसल्ली बख्श है? बाबर सत्तार साहब। आयशा, मैं तो अदालत उज़्मा का जज नहीं हूँ, ये मसला सब जुडिस है, ये मेरा काम नहीं है कि मैं बताऊँ अब कि तसल्ली बख्श जवाब है या नहीं। और बड़ा अनफॉर्चुनेट है कि हम बार बार ऐसे इश्यूज़ के ऊपर बातचीत करते हैं और आप ओपिनियन लेती हैं ऐसे इश्यूज़ पे जो सब जुडिस हैं। ये कानूनी तौर पे इसकी इजाज़त नहीं है। आप राय पूछ सकती हैं, जिस तरह भी आपने राय पूछी ऑफशोर के बारे में, आप कुछ और पूछ सकती हैं, लेकिन एक मसला, यही तो फैसला उन्होंने करना है अदालत ने। अब अगर हम यहाँ पे अपनी अदालत लगाएं शाम को कि ये जवाब तसल्ली बख्श है या नहीं है और उसके बाद एक फैसला दे दें, तो फिर अदालत का क्या काम है? वो किस लिए बैठेगी? जुमे के दिन उन्होंने फिर बैठना है, उसके बाद फिर कोई तारीखें पड़ेंगी। तो मेरा ख्याल है कि ये सवाल जिस तरह से आपने इसे तश्कील दिया है, ये मुनासिब नहीं है, पहली बात। दूसरी बात ये कि देखिए, दो बातें हैं। एक तो ये कि मेरे कुछ तहफ़्फ़ुज़ात हैं 62-63 के कॉन्टेक्स्ट में, जिस तरह की हम बातचीत कर रहे हैं। ये पहले भी इसके ऊपर बात होती रही, बेशक वो गुफ्तगू प्राइम मिनिस्टर के कॉन्टेक्स्ट में हो या इमरान खान के कॉन्टेक्स्ट में हो, लेकिन इस तरह का एक ब्लैंकेट प्रोविज़न है जिसके नीचे आप किसी चीज़ को भी डाल सकते हैं और कोई इसका ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया नहीं है। अगर इस मुकदमे में सुप्रीम कोर्ट कोई ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया लेआउट कर दे दोबारा से, क्योंकि इस बारे में कन्फ्यूजन है, तो ये एक अच्छी चीज़ होगी। दूसरा, जो 5 रुकनी बेंच था, उन्होंने भी कोई यूनानिमस फैसला नहीं किया कि 184(3) की हदूद क्या है, क्या उसके नीचे आप डिस्क्वालिफिकेशन की डिक्लेरेशन इशू कर सकते हैं या नहीं कर सकते। ये फिर एक मौका है सुप्रीम कोर्ट के पास, अगर इस चीज़ में भी क्लैरिटी कर दे कि आइन की तशरीह कर दे कि क्या आप इस तरह के मसले को 184(3) के अंदर उसका डिक्लेरेशन देंगे या नहीं देंगे, तो मेरा ख्याल है उससे भी क्लैरिटी आएगी। ये 2-3 चीज़ें हैं जो मैं उम्मीद करता हूं कि सुप्रीम कोर्ट आइन के कॉन्टेक्स्ट में इसकी तशरीह कर दे, ताकि लोगों को पता चले कि हमारा आइन क्या कहता है। बाबर सत्तार साहब ने इस पर ऑप्शन नहीं लिया, लेकिन 2-3 और पॉइंट्स 62-63 और 184(3) के बाद अब इस मामले की बात करके अगर आइन की तशरीह कर दी जाए अदलिया की जानिब से। इम्तियाज़ आलम साहब, किस तरीके से आप इस सवाल के जवाब को देखेंगे? इमरान खान की जानिब से जो वहाँ जवाब दिया गया और जो कुछ कहा गया है, समझते हैं कि वो ठीक उस तरीके से बात कर रहे हैं जो उनको जवाब देने थे, जो उनके खिलाफ प्रे दी गई है उस पर? मेरा जवाब भी आपके लिए तसल्ली बख्श नहीं होगा। मैं बाबर सत्तार साहब की बात से बिल्कुल मुकम्मल इत्तफाक करता हूँ। अलबत्ता मैं कुछ और चीज़ें उठाना चाहता हूँ। एक तो यही जो 184(3) का जिक्र किया है कि सुप्रीम कोर्ट की क्या जुरिस्डिक्शन है, पिछले फैसले के हवाले और 62-63 की बात, मैं इससे इत्तफाक करता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट को इसे असर नौ देखना चाहिए। तीसरी बात यह है कि 62-63 के अलावा जो पिछला फैसला आया है, मुझे बड़ी उम्मीद थी कि उसमें निज़ाम के बारे में, हुकूमत के बारे में, गवर्नेंस के बारे में, सिस्टम के बारे में, जहां बार बार हमें रिमार्क्स मिलते हैं FIA की कारकर्दगी पे, इत्साब ब्यूरो पे, स्टेट बैंक की ऑटोनॉमी के हवाले से, इसी तरह सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन के हवाले से, काश वो 10-20 सफ़े उस फैसले में इनके लिए कोई नई डायरेक्शंस तय कर देते, जिससे ये होता कि पार्लियामेंट में ये बात जाती और इन इदारों को फ़ाल, मौसर, आज़ाद, खुद मुख्तार और ऑटोनोमस बनाया जा सकता था। देखिए, अगर आप स्टेट बैंक ऑटोनोमस नहीं होगा हुकूमत के कंट्रोल से, जैसे कि नेपरा का कर दिया गया है काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट में, बड़ी शर्मनाक बात है कि तमाम चीफ मिनिस्टर इत्तफाक कर गए और वो अपोजिशन के लोग जो कह रहे थे ये नेपरा को आप क्यों कर रहे हैं डायरेक्ट मिनिस्ट्री के तहत, वो भी इत्तफाक कर गए। बड़ी अफसोसनाक बात है, इसलिए कि चाहते हैं अपना बराह रास्त कंट्रोल, फिर रेगुलेटर कौन होगा। इसी तरह स्टेट बैंक की खुद मुख्तारी बड़ी ज़रूरी है पाकिस्तान में फिस्कल मामलात के लिए। फिर तीसरी बात, जो सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन है जो इस सब को डील करता है उसे, और ये FBR हमारा जो रेवेन्यू डिपार्टमेंट है, ये ऑटोनोमस होने चाहिए एग्जेक्टिव से। ये एग्जेक्टिव के विंग्स नहीं होने चाहिए और इंस्ट्रूमेंट नहीं होने चाहिए। ये हमारी जमहूरी सिस्टम की कमजोरियां हैं, जिससे सवाल उठते हैं करप्शन के, सिस्टम की करप्शन के। तो मैं समझता हूँ कि अगर काश वो
इन पहलुओं को एड्रेस कर पाते। अब इस चीफ जस्टिस साहब ने हुक्म दिया है कि दोनों साइड के वकला बाहर अदालत न लगाएं। मुझे उम्मीद है कि उस पर अमल किया जाएगा। और हमें भी, आपसे भी उम्मीद है और मीडिया से भी, कि हम मीडिया की अदालत ना लगाएं। पहले जो लगाई गई बहुत लगाई गई गलत थी, अब लगेगी तब भी गलत हो। ठीक है, इम्तियाज आलम साहब भी कोई ऑप्शन नहीं ले रहे। वो कह रहे हैं कि सब जुडिस मामला, इस पर बात नहीं होनी चाहिए, अदालत के बाहर भी नहीं और मीडिया पर भी नहीं। अगर पहले हुई पनामा के मामले पर जो अब तक कवर होता रहा जिस तरीके से, नहीं होना चाहिए। हसन निसार साहब, देखिए वही बात जो इन्होंने की है अभी बाबर सत्तार साहब ने और इम्तियाज आलम ने। पहली बात तो ये है कि हाईली ये तो कोई प्रोफेशनल बंदा इस पर बात करे या टेक्निकल सी बात है। मैं एक कॉमन सेंस की एक बुनियादी बात करता हूँ कि इमरान एक ऐसा आदमी है, मतलब मिड 60s में पहुंचा हुआ बंदा जिसका फाइनेंशियल हाइजीन बियॉन्ड डाउट है। एक बंदे का एक माजी होता है ना, जो इस बात की गवाही देता है कि वो फाइनेंशियली तो मतलब मेरे जैसा बंदा उसकी कसम खा सकता है, लेकिन मेरा कोई लेना देना नहीं है उनके साथ, पूरा माजी गवाह है उसका। दूसरी बात यह है कि ये अशरों पुरानी बात है, 80s की बात है। ही वॉज सो यंग, ही वॉज जस्ट अ प्लेयर, ना कोई लेना ना देना। और एक बात में जरा ओवर सिंप्लीफाई करके ताकि आम आदमी को समझ आ जाए, ऑफ शोर कंपनी बजाते खुद जुर्म नहीं है। ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे मेरा भी बैंक अकाउंट है, आपका भी है, बाबर सत्तार साहब का भी है, इम्तियाज साहब का भी, भट्टी साहब का भी है, सबका है। असल प्रॉब्लम यह है कि वहां उस अकाउंट में जो मौजूद है वो कहां से आया है, वो हराम है या हलाल है। दैट इज द इशू। ये लोगों को समझाने वाली और समझने वाली बात है बुनियादी तौर पे। बाकी मुंहशगाफियां, ये टेक्निकलिटीज, ये हुआ है या नहीं हुआ, उसको छोड़ें आप, उसका लेना देना ही कोई नहीं था। दुनिया जानती है कि ज़ियाउल हक ने उसको अपनी काबीना में लेना चाहा। ही टर्न्ड इट डाउन। ही वाज सो अवे फ्रॉम पॉलिटिक्स एंड ही वाज सो अवे फ्रॉम पाकिस्तान। वहां वो पढ़ रहा था, वहां वो खेल रहा था, और ये एक एक्सेप्टेड नॉर्म है जो उसने किया है, ये प्रैक्टिस है वहां। दिस नथिंग इलीगल अबाउट इट। बाकी उसने क्या बयान दिया है, उसके वकला ने क्या कहा है, कोर्ट क्या करती है, दैट्स नॉट, वो मेरा इशू नहीं है, ना मुझे अकल है, ना मैं समझता हूं। कॉमन सेंस की एक बात कर रहा हूं। ठीक, ये बुनियादी तौर पे ये सवाए हसद के, रकाबत के, ये तो चोर हैं एस्टैब्लिश्ड। इनका तो वजीर अभी इस्तीफा देके गया है, रियाज पीरज़ादा। उसने कहा कि बतौर सीएम 8 प्लॉट पंजाब के इन्होंने लुटाए हैं अपने MNAs MPs पे। ये छंगे मंगे से लेके इनकी तो एक तारीख है, हर बंदे की एक तारीख होती है। इमरान की तारीख तो इस बात की गवाह है कि वो उसका फाइनेंशियल मामला कोई नहीं हो सकता, बाकी मैं जमानत नहीं देता। ठीक, हसन निसार साहब कह रहे हैं फाइनेंशियल मामला नहीं हो सकता, इससे ज्यादा वो जमानत नहीं देंगे। इरशाद भट्टी साहब, अभी इन्होंने हसद और रकाबत की बात की। इमरान ने भी अपने उसमें ये कहा है कि बदनीयती की बुनियाद पर ये पटिशन की गई और जाती चपकलिश है दरखास्त गुजार की। आप इमरान खान के जवाब को किस तरह देखेंगे? सुप्रीम कोर्ट में क्या तसल्ली बख्श है? देखिए, जो हमारे सवाल बनाता है, मुझे तो उसकी भी इमरान से हसद और रकाबत लगती है कि वो क्या कहते हैं ना, कोई इमरान की बात ड्रॉप ही नहीं करता। वो कहते हैं ना कि वो एक मुझे याद आता है, किसी ने, मैंने वो कहा कि मैं रोज़ ये कहे कि आओ तुझे ड्रॉप कर दूं, मैं रोज़ ये सोचूं कहीं ड्रॉप ही ना कर दे, तो वो कभी तो ड्रॉप कर दें। ये सवाल इसका इमरान खान का, तो इमरान का दूसरों के साथ क्या कंपैरिजन करना, ये तो एक अजीब सी बात है। लेकिन मैं एक छोटी सी है कि ये 1982 में न्याजी सर्विसेज लिमिटेड बनाई गई थी। इमरान खान ने 9 पाउंड से ये कंपनी बनाई थी लंदन में, जिसका मकसद था फ्लैट ख़रीदना लंदन में, और वो फ्लैट ख़रीदा गया 1,70,000 पाउंड का, स्टर्लिंग पाउंड का उधर। और फिर उसके बाद उसको उन्होंने वो डिक्लेयर किया और सारा किया। जो मसला उठा रहे हैं वो ये है कि ये पिछले 1982 का, इमरान खान 92 में कहीं सियासत में आए, ये हट के। लेकिन ये मसला जो उठा रहे हैं वो मसला ये उठा रहे हैं कि एक उमर अता बंदयाल साहब की जजमेंट है, राय हसन नवाज साहब की, कि उनकी ज़री ज़मीन उन्होंने डिक्लेयर की हुई थी और थी कमर्शियल, उन्होंने आमदनी बताई, मगर ये छुपाई ये कि ये ज़री है या कमर्शियल, तो उस पर वो उनको डिस्क्वालीफाई कर दिया गया। तो उसको सामने रख के इन्होंने कहा है कि चूँकि 3 इलेक्शंस में इमरान खान ने ये डिक्लेयर नहीं किया कि ये कहाँ से आए पैसे या ये किधर से ये कंपनी बनी थी,
देखिए, इमरान खान का बिलाशुबा ये इस पे कुछ भी फैसला हो सकता है और कुछ भी फैसला करना जज साहब का काम है या है, लेकिन जवाब इसलिए तसल्ली बख्श है कि इमरान खान को एक तो जैसे हसन साहब ने कहा ऑफशोर कंपनी बनाना कोई जुर्म नहीं है, और लेकिन इमरान को उसके बाद इमरान को अपनी एक एक पाउंड के लिए किसी कतरी शहजादे की कोई ज़रूरत नहीं है, और ये भी कहने की कोई ज़रूरत नहीं है कि मेरे वालिद दादा साहब ने मेरे पोते साहब को दिया और पोते साहब ने मेरी जेब में डाला और मैं सोया हुआ था इसलिए मुझे पता नहीं चला। तो इमरान का एक एक चीज़ जो है वो डिक्लेयर्ड है, तो इसलिए इसमें कोई नहीं, जवाब तसल्ली बख्श है, फैसला जो भी करना चाहते हैं वो करें। ठीक है जी। गुलाम मुस्तफ़ा साहब, शाद भट्टी साहब हाँ का ऑप्शन ले रहे हैं, तसल्ली बख्श बता रहे हैं उसे, आप क्या कहेंगे? जी, मैं भी भट्टी साहब से एग्री करता हूँ, और इमरान खान ने जो जवाब दिया है ना सिर्फ तसल्ली बख्श है, मैं समझता हूँ सही जवाब दिया है। मुझे पता नहीं चलता कि हुकूमत हमारी रिएक्टिव क्यों है इतनी ज़्यादा। अगर ये इतना मसला था तो बहुत पहले उठाना चाहिए था। अब जब इमरान ने पनामा गेट का मसला उठाया और इतना शोर मचाया तो उसके बाद फिर हुकूमत को ख्याल आया, और आर्गूमेंट ये देते रहे चूँकि इमरान ने ये किया इसलिए हमने भी किया, अगर उसने गलती की तो हमने भी गलती की इसलिए माफ़ कर दिया जाए हम दोनों को। तो आर्गूमेंट बेसिकली ये गलत था हुकूमत का, और इमरान खान ने जवाब दिया बिल्कुल सही जवाब दिया है। इसलिए भी सही जवाब दिया जिस हसन कह रहे थे कि भाई देखिए उस शख्स ने तो अभी तक कोई गवर्नमेंट का ओहदा लिया ही नहीं है, उसने अगर कहीं पैसा बनाया है जहाँ से बनाया पाकिस्तान में तो उसको कोई बिज़नेस किसी ने साबित किया ही नहीं है। ये इसलिए मैं बार बार इस चीज़ को अंडर डिस्कशन लाना, और जिसका कोई मानी नहीं है, जिसका कोई मकसद नहीं है सिवाय इसके कि चूँकि उसने केस किया हुआ है इसलिए हमने इसके जवाब में केस करना है। ये टिपिकल हमारा जो रूल बैकग्राउंड इसमें काम होता है ये कि क्रॉस वर्शन रूल लॉन्च किया जाता है ताकि खुद अपनी जान बचाई जा सके। मैं उससे ज़्यादा इसकी हैसियत कुछ नहीं मेरे लिए। हाँ का ऑप्शन ले रहे हैं गुलाम मुस्तफा साहब भी। मैं मजहर साहब से बात करूं, टाइम होगा तो आपकी जानिब आऊंगी। मजहर अब्बास साहब, 2 हाँ में ऑप्शन दिए गए हैं, 3 पैनलिस्ट ने इस पे बात की है लेकिन ऑप्शन नहीं लिया, योर से। जो सवाल ही नहीं बनता उसका जवाब क्या दिया जाए। देखें, बुनियादी तौर पे मैं बिल्कुल बाबर सत्तार साहब की 100% मुत्तफिक हूँ, और ये सवाल आने से पहले मैं उनसे कर चुका था जो सवाल बना रहे थे कि ये सवाल नहीं बनता, और इसलिए नहीं बनता कि ये सुप्रीम कोर्ट का मामला है, सुप्रीम कोर्ट को फैसला करना है। मैं कोई जवाब इसलिए नहीं दे सकता कि मैं ना जिन्होंने पिटीशन फाइल की है ना मैं उनका वकील हूं, और जिन्होंने जवाब दाखिल किया है ना मैं उनका वकील हूं, ना वैसे वकील हूं ना सियासी वकील हूं उनका, और ना होना चाहिए हमें। दूसरी बात यह कि बहुत सिंपल सी चीज़ है। देखिए, मुझे नहीं पता कि सुप्रीम कोर्ट इससे मुतमईन होगी नहीं होगी, इस पिटीशन को मेंटेनेबल है या नहीं है, लेकिन एक सिंपल सी बात है। अभी कल ही मरियम नवाज साहिबा ने पनामा के हवाले से ये कहा कि ये सारा कचरा है, और उसी को बुनियाद बना के अब एक पिटीशन आ गई, और ये पिटीशन ज़ाहिर है हनीफ अब्बासी साहब ने इसकी, और भी सिर्फ यही प्रेयर नहीं है, मेरा ख्याल है इसकी और भी प्रेयर है। हम सिर्फ एक ही प्रेयर पे बात कर रहे हैं और एक ही प्रेयर पे हम जवाब भी दे रहे हैं इसकी। अगर हमने, मेरा ख्याल है कि हम में से किसी ने वो पिटीशन पूरी पढ़ी है ना उसका जवाब पूरा पढ़ा है, तो उस पर हम अपनी राय नहीं दे सकते। लेकिन ये बात कि ये हमारे यहाँ जुडिशरी को ये फैसला करना पड़ेगा कि क्या जुडिशरी इस चीज़ को इंजॉय करती है कि अदालतों पे अदालतें लगाई जाएं। जुडिशरी को फैसला करना है ये चीज़ें, क्योंकि इसमें जिस तरह के कमेंट्स हो रहे हैं, जिस तरीके से हम राय दे रहे हैं कि अभी सुप्रीम कोर्ट में हियरिंग नहीं हुई है, एक हियरिंग पर हमने अपनी राय दे दी हाँ और नहीं में कि हाँ जो है सही जवाब है, और किसी ने कहा जवाब सही नहीं है। हम कौन होते हैं? हमने ना पिटीशन देखी है ना प्रेयर देखी है, ना देखी भी हो तो हम उस पर कमेंट नहीं कर सकते। इसलिए मेरा कोई जवाब नहीं। ठीक, कोई जवाब नहीं ले रहे हैं। इम्तियाज साहब, मुझे ब्रेक की तरफ जाना है। हमारे साथ 4 पैनलिस्ट ने कोई ऑप्शन नहीं लिया, सब्जुडिस मामला कहा और कहा गया अदलिया को फैसला करना है कि बाहर अदालत नहीं होनी चाहिए। शाद भट्टी और गुलाम मुस्तफा साहब कह रहे हैं हाँ में जवाब लेते हुए कह रहे हैं कि तसल्ली बख्श जवाब है। ब्रेक पे जाएंगे, ब्रेक से वापस आएंगे तो बात करेंगे जो JIT मेंबरान का तयन करना है वो सुप्रीम कोर्ट का बेंच खुद करेगा, कि अपोजिशन के तहफ़्फ़ुज़ात दूर हो सकेंगे। पैनलिस्ट की राय इस ब्रेक के बाद। रिपोर्ट कार्ड में एक बार फिर खुशामदीद। आज सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी खुसूसी बेंच ने पनामा लीक्स के मामले पर मुश्तरका तहकीकाती टीम की तश्कील के लिए स्टेट बैंक और सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से भिजवाए गए नामों पर एतराज़ उठाकर उन्हें मुस्तरद कर दिया। सुप्रीम कोर्ट की जानिब से गवर्नर स्टेट बैंक और चेयरमैन SECP को अदालत में तलब करने के साथ साथ दोनों इदारों को हिदायत की कि ग्रेड 18 से ऊपर के तमाम अफसरान की लिस्ट साथ लेकर आए।
समाअत के दौरान जजेस ने यह रिमार्क्स दिए कि किसी को अदालत के साथ खेलने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। फहरिस्तें इसलिए तलब की गई हैं ताकि हम खुद चुनाव करें। हम चाहते हैं कि ऐसे लोग GIT में शामिल हों जिनका माजी बेदाग हो और वो हीरे की तरह शफाफ और काबिल हों। हम चाहते हैं कि GIT में ऐसे लोग शामिल किए जाएं जो ईमानदार और अपने काम में महारत रखते हों। इस केस की समाअत जुमे तक के लिए मुलतवी की गई है। इसी मामले पर पैनल के सामने सवाल रखेंगे। सवाल इस तरह से है, सुप्रीम कोर्ट बजाते खुद JIT मेंबरान का तयन करेगी, क्या अपोजिशन के तहफ़्फ़ुज़ात अब दूर होंगे? आप समझते हैं जब सुप्रीम कोर्ट एक ऐसा JIT मेंबरान का बेंच बनाने जा रही कि उनमें से चुन के लोगों को निकाला जाएगा जो इस काबिल हों कि तहकीकात के नताइज दे सकें, अपोजिशन के तहफ़्फ़ुज़ात दूर हो जाएंगे, वो पुरसकून होकर बैठ जाएगी, हाँ का ऑप्शन ले सकते हैं। अगर आप समझते हैं ऐसा नहीं होगा तो नहीं का ऑप्शन। मज़हर अब्बास साहब। मज़हर साहब जी, आवाज़ आ रही है? जी जी मज़हर साहब आ रही है। देखिए, पहली चीज़ तो ये कि मुझे इस चीज़ पे बड़ी हैरानगी है कि जिस तरीके से JIT की तश्कील के लिए एक ओपन कोर्ट का इंतखाब किया गया, ये सिंपल सा एडमिनिस्ट्रेटिव मसला है और सुप्रीम कोर्ट उन्होंने जो नाम दिए हैं उससे सेटिस्फाई होती है या नहीं होती है, ज़ाहिर है उन्हें सेटिस्फाई होना ज़रूरी है, लेकिन क्या इसके लिए ये ओपन कोर्ट लगानी ज़रूरी थी कि इस ओपन कोर्ट में वो किया जाए? और जिन अफसरान के नाम आपने रिजेक्ट किए हैं, इसका मतलब ये है कि वो तो या तो गैर जानिबदार नहीं हैं, जानिबदार हैं और उनको तो डिस्क्रेडिट कर दिया गया है। अब हम भी इसकी तलाश में होंगे कि वो कौन से हीरे होंगे जो आएंगे इन इंस्टीट्यूशंस में, कि ऐसे कौन से हीरे हैं जो बिल्कुल करप्ट नहीं होंगे, बिल्कुल भी जो है वो क्लीन होंगे, क्लीन चिट होंगे। लेकिन जो भी ये प्रोसीजर अडॉप्ट किया जा रहा है, इसमें मुझे लगता है कि शायद सुप्रीम कोर्ट एक दबाव में नज़र आ रही है मुझे, कि जिस तरीके से वरना JIT के नाम भेजे गए हैं, आप रिजेक्ट कर दें, आप मंजूर नहीं करें, दोबारा मंगवा लें, लेकिन क्या इसको इस तरीके से रेगुलरली खुली अदालत में करके आप वो करेंगे? तो ये मेरा ख्याल है इसमें जो काम करने वाले लोग हैं उन पर भी एक ऐसा प्रेशर रहेगा कि जो पता नहीं कौन उसके लिए तैयार होते हैं नहीं होते हैं, वो हीरे कैसे होंगे। तो ये मुझे एक डिफ़िकल्ट चीज़ लग रही है और बहुत ही अनयूजुअल। बाबर सत्तार साहब यहाँ बैठे हैं, वो बेहतर बता सकते हैं। मैंने तो ये अनप्रेसिडेंटेड लग रहा है कि जिस अंदाज में JIT की तश्कील दी जा रही है, जिस अंदाज में JIT तश्कील दी जा रही है, वो अंदाज बिल्कुल अनयूजुअल, क्योंकि ये इस वक्त कोई हेयरिंग नहीं हो रही है, इस वक्त सिर्फ JIT की तश्कील हो रही है। JIT की रिपोर्ट आएगी हर 15 रोज़ बाद, फिर क्या इसी तरीके से कोर्ट होगी और उस पर वो होगी, प्रोसीजरल होगा। तो ये कभी भी मैंने नहीं आज तक देखा कि JIT इस तरीके से ऑपरेट करती हैं। लेकिन बहरहाल अदालत है, गैर मामूली सूरत हाल है, नाकाबिले यकीन अंदाज में JIT बनाई जा रही, तो क्या अपोजिशन के तहफ़्फ़ुज़ात दूर हो जाएंगे? हाँ का ऑप्शन ले रहे, नहीं का मतलब इसमें भी दूर ना हो तो फिर किस में दूर होंगे? इतना ओपन उनके लिए वो किया जा रहा है, अगर इस पे भी नहीं दूर होंगे तो फिर किस चीज़ पे दूर हाँ होंगे? का ऑप्शन ले रहे हैं मज़हर अब्बास साहब। गुलाम मुस्तफ़ा साहब। देखिए, मैं समझता हूँ कि इससे भी तहफ़्फ़ुज़ात दूर नहीं होंगे, क्योंकि जब फैसला आया है, बज़ाते ख़ुद फैसला अंडर क्वेश्चन है और बदकिस्मती ये है कि चूँकि सारा एक मामला इस तरीके से उलझ गया है, कुछ जो हमारे फाजिल जज साहिबान हैं उन पर भी उंगलियाँ उठाई जा रही हैं। तो बदकिस्मती ये है कि चूँकि हमने अभी सब कुछ दाव पे लगा के हम बैठे हुए हैं, तो मुझे डर ये है कि सुप्रीम कोर्ट के इक़दामात को भी अपोजिशन को शायद तसल्ली हो तो गवर्नमेंट को तसल्ली नहीं होगी, तो मामलात ये उलझ कर रह जाएंगे और कहाँ जाएगी JIT मुझे नहीं मालूम। लेकिन चूँकि शुरू से ही ये प्रेशर डाला जा रहा था कि JIT में 4 मेंबरान ऐसे होंगे जिन बराह रास्त हुकूमत के अंडर हैं, इसलिए शायद JIT अपना काम ना कर सके। और इससे गुज़श्ता जो JITs हैं उनकी तारीख को इतनी ताबनाक नहीं है कि इस पर कॉन्फिडेंस हो सके। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि ये सारा मामला बहुत उलझ गया है और ये कहाँ पे जाकर रुकेगा मैं नहीं कह सकता, लेकिन इस JIT पे तहफ़्फ़ुज़ात होंगे, हुकूमत के नहीं होंगे तो अपोजिशन के होंगे, अपोजिशन के नहीं तो फिर हुकूमत ज़रूर तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार करेगी इस पर। गुलाम मुस्तफ़ा साहब नहीं का ऑप्शन ले रहे हैं। हसन निसार साहब, एक जानिब कहा गया मामला उलझ गया इस JIT की वजह से, मज़हर अब्बास साहब कह रहे हैं कि बड़े गैर यकीनी और नाकाबिले यकीन किस्म की सूरत हाल में JIT बनाई जा रही है, अगर अब भी तहफ़्फ़ुज़ात दूर ना हो तो कैसे होंगे? आप समझ रहे हैं कि तहफ़्फ़ुज़ात दूर होंगे? देखिए, 2-3 बातें मैं अर्ज़ करूँ। पहली बात ये है कि ये जो कह रहे हैं ना मज़हर साहब के अनयूजुअल केस भी तो माशाल्लाह बहुत ही अनयूजुअल है ना। अगर बाकी मामलात उसके साथ अनयूजुअल हैं तो मैच कर रहे हैं। रह गया प्रेशर, तो याद रखें दुनिया का बड़े से बड़ा मुंसिफ जिसने इंसाफ करना हो, इंसाफ का दबाव बहुत बड़ा दबाव होता है।
जिसने डंडी मारनी है, जिसने धोखा देना है, भुट्टो को फांसी चढ़ाना है, उस पर कोई दबाव नहीं है। दबाव होना चाहिए, अगर है तो बहुत बहुत नेक शुगून है। अच्छा, अब ये है कि इस तरह की सुप्रीम कोर्ट के इस तरह के मैं समझता हूँ आलीशान फैसले के बाद भी अगर उनकी ये JIT पे तहफ़्फ़ुज़ात बाकी रहते हैं तो फिर वो मदर अब्बास साहब वाली बात ही है, फिर वो अल्लाह ही हाफ़िज़ है। मैं अपना बता सकता हूँ, मेरे तो तहफ़्फ़ुज़ात हैं लेकिन इसके बाद नहीं रहेंगे, सिंपल। अच्छा। अगली बात ये है कि असल बात नहीं, आखिरी मुझे लेट मी कंक्लूड, और वो ये है कि इन्वेस्टिगेशन से पहले स्टेप डाउन न करने का क्या अखलाकी जवाब है इस वजीर आज़म के पास? क्या ग्रेस का और मोरालिटी का सारा ठेका पाकिस्तान से बाहर होता है इसकी सरहदों से? असल सवाल ये हो किस चक्कर में बैठा है? मैं जूनियर तरीन लोग आके मुल्क के चीफ एग्जीक्यूटिव से पूछेंगे, हाँ सुना क्या हाल है तेरा, तो कोई शर्म हया नहीं। असल सवाल तो ये है, वो आपने किया नहीं। वो जो इरशाद भट्टी साहब ने बात की है वो मेरा ख्याल आपको ज्यादा लजीज नहीं लगता। अच्छा, असल सवाल ये है। अच्छा, असल सवाल, मेरा सवाल ये था कि अब आपने कह दिया कि आपकी तसल्ली हो जाएगी इस JIT के बाद। हमारी ऑपोजिशन को आप बड़े अच्छे से जानते हैं, क्या ऑपोजिशन की हो जाएगी? भाई ना हो तो फिर मुझे ऐसी ऑपोजिशन जो है ना वो फिर मुझे हजम नहीं होगी। तो आप हाँ का ऑप्शन ले रहे हैं इस ऑपोजिशन के लिए भी, अगर नहीं होती तो फिर ऐसी ऑपोजिशन आपको तो लिमिट होनी चाहिए ना जी। ठीक, मतलब मदर अब्बास साहब जो कह रहे हैं कि जो ये अनयूजुअल है, अनप्रेसिडेंटेड है और ये और वो, बात ठीक कर रहे हैं वो। तो आप कह रहे हैं कि फिर नताइज भी अनयूजुअल होने चाहिए, गैर मामूली के सब आराम से इसके नतीजे को हजम कर रहे हैं। ठीक, इसको भी अगर वो कबूल नहीं करते तो फिर तो इसका मतलब है कि मुर्गा एक टांग पे खड़ा है, उसका तो फिर कोई इलाज नहीं। चलें जी, मुर्गा एक टांग पर अगर खड़ा है तो फिर अब वक्त ब्रेक का। इम्तियाज आलम, बाबर सत्तार, इरशाद भट्टी की राय के बाद। सुप्रीम कोर्ट बजाते खुद JIT मेंबरान का तयन करेगी, क्या ऑपोजिशन के तहफ़्फ़ुज़ात अब दूर होंगे? इम्तियाज साहब, एक पहले तो मैं गुज़िश्ता से पेवस्ता सवाल के हवाले से बात करूंगा कि देखिए, ना तो मैं किसी को पारसाई का सर्टिफिकेट दूँ, ना किसी की हराम खोरी का फतवा जारी कर सकता हूँ, ना करना चाहिए। और फिर ये कि देयर आर क्वेश्चंस जो इमरान खान से भी पूछे जाने चाहिए। मिसाल के तौर पे मैं बहुत इमरान खान का एहतराम करता हूँ, उनकी हॉस्पिटल और दूसरे जो फिलंथ्रॉपी के काम की एक अच्छी मिसाल है और लोग उन पर ट्रस्ट करते हैं, लेकिन ट्रस्ट का पैसा सट्टे पर नहीं लगाया जा सकता जो लगाया गया। इसी तरह पार्टी फंड्स जो हैं जो मिले उसका हिसाब भी देना चाहिए। ये सवाल है मेरे जहन में। इमरान खान से की मुलाकात होगी, मैं उनसे पूछना चाहूँगा। अब रहा ये सवाल, इस JIT पे अभी चली गई है हुकूमत रिव्यू में कि वो जुडिशल कमीशन की बात कर रहे हैं। अभी ये रिव्यू पिटिशन दाखिल की गई है, लेकिन जो सुप्रीम कोर्ट अब तक इक़दाम कर रहा है, तो मुझे लगता है कि बाबर सत्तार साहब इस बारे में कुछ शेयर करेंगे कि शायद हम 184(3) से आगे बढ़ रहे हैं। अब कोर्ट उसे कैसे हैंडल करती है ये आइंदा दिनों में देखेंगे। अपोजिशन की जो इमरान खान का मुतालबा था वो ये था कि अगर इनके अलावा कोई स्पेशल कोर्ट बनाई गई, बेंच बनाया गया, तो उन्हें कबूल नहीं होगा। तो जो चीफ जस्टिस साहब ने फैसला किया है, तो जो फैसला करने वाले जज हैं उन्हीं पे बना दिया है कि उन्होंने सवाल उठाए हैं, वही जवाब मांगे। अब दूसरा काम बहुत अच्छा किया है कि उन्होंने अपना जो है इख्तियार उसका भरपूर इजहार कर दिया है कि वो ही सिलेक्ट करेंगे जो चाहेंगे और ये जवाबदेह होंगे। तो मैं समझता हूँ कि इससे बेस्ट मैकेनिज्म नहीं बन सकता। आखिरी बात यह है कि ये एक एग्जाम्पल भी सेट होने जा रही है। सुप्रीम कोर्ट कितने लोगों के केसेस सुनेगी? सिर्फ नवाज शरीफ का केस का मामला नहीं होगा, ये एक हिस्टोरिकल प्रेसिडेंट तय हो ठीक, इम्तियाज साहब तो मेरा ख्याल है होने चाहिए। हाँ का ऑप्शन ले रहे हैं, मुझे मालूम नहीं होंगे ये नहीं होंगे, लेकिन मेरा ख्याल है होने चाहिए। हाँ आपको जवाब नहीं कह रहे हैं बेहतर, इससे बेहतर मैकेनिज्म नहीं बन सकता था। बाबर सत्तार साहब, और ओपन कोर्ट जो मज़ा साहब ने सवाल उठाया उसको भी एड्रेस कर दीजिएगा। आयशा देखिए, ये बिल्कुल अनप्रेसिडेंटेड तो है।
और बीच में एक ओपिनियन के अंदर ये लिखा गया, इंडिया में हवाला केस हुआ था, उसमें इसी तरह से बड़ी हाई प्रोफाइल करप्शन के चार्जेस थे, तो उन्होंने इन्वेस्टिगेशन एजेंसी को उस मुकदमे में कहा था कि आप हमें डायरेक्टली रिपोर्ट करें। एक लिहाज से इन्वेस्टिगेशन को सुपरवाइज खुद किया था, वही काम हमारी सुप्रीम कोर्ट अब करने जा रही है। आम तौर पे इम्प्लीमेंटेशन बेंचेस जो हैं वो चेंबर हेयरिंग कर लेते हैं या इस तरह खुली अदालत नहीं लगती, लेकिन यहाँ पे क्योंकि एक बहुत पॉलिटिकल इशू है और अगर चेंबर हेयरिंग्स हों तो उस पर फिर और बहुत सारे सवाल उठाएंगे लोग कि जी क्यों ये दीवारों के पीछे कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं। तो मेरा ख्याल है उस ट्रांसपेरेंसी की स्पिरिट के अंदर इन्होंने ये ओपन कोर्ट का रास्ता इख्तियार किया कि जो कुछ हो लोगों के सामने हो, फिर आगे जैसे भी चले। तो इससे ज़्यादा तो सुप्रीम कोर्ट मेरा नहीं ख्याल कि कुछ कर सकती है। जो वो करने की कोशिश कर रहे हैं कि खुद तयन करें कि कौन, लेकिन देखिए ये इससे जो क्राइसिस सामने आया ना वो एक और क्राइसिस है। अब ये बात इम्तियाज़ साहब ने भी उठाई कि किस तरह से कितने मुकदमों में इन्वेस्टिगेशन खुद करेगी सुप्रीम कोर्ट। और जब इफ्तिखार चौधरी साहब डायरेक्ट कर रहे थे 184(3) प्रोसीडिंग्स को, जब उन्होंने जुरिस्डिक्शन को एक्सपैंड किया तो उसके कोई खातिर खा नताइज नहीं निकले। आज तक कितनी कन्विक्शंस हुई उन सुओ मोटो करप्शन के केसेस के, वो रोज़ टिकर्स चलते थे, सब कुछ होता था, लेकिन इख्तिताम तक नहीं वो बातें पहुंची। आप इंस्टीट्यूशंस को कैसे ठीक करेंगे जो अदारे इन्होंने अपनी जजमेंट में लिख दिया कि फाल नहीं है? आप वो लोग कहाँ से लाएंगे जो ईमानदारी के साथ काम करेंगे? आप वो काबिलियत कैसे लेके आएंगे? तो क्या जो ISI और MI के लोग होंगे वो फौज का पर्सपेक्टिव यहाँ देंगे, या वो एज प्रोफेशनल्स एज ऑनेस्ट पीपल अपना दिमाग इस्तेमाल करेंगे बजाय इसके कि कोई लाइन टो करें? इसी तरह जो स्टेट बैंक से आएंगे, SECP से आएंगे, क्या वो कोई लाइन टो करेंगे? तो ये वो हमारा सोशल क्राइसिस है, ज्यादा इंस्टीट्यूशनल क्राइसिस है कि इंस्टीट्यूशंस में कैपेसिटी नहीं है और इंटेग्रिटी नहीं है। ये हम कैसे एड्रेस करेंगे, ये हमारा चैलेंज है। आप ऑप्शन क्या ले रहे हैं इस सोशल क्राइसिस और इंस्टीट्यूशनल क्राइसिस को देखते हुए? नहीं, इससे ज्यादा मेरा नहीं ख्याल सुप्रीम कोर्ट कुछ और कर सकती है। इस वजह से तहफ़्फ़ुज़ात दूर होने चाहिए। इरशाद भट्टी साहब, हो जाएंगे दूर तहफ़्फ़ुज़ात? नहीं आयशा, मेरा नहीं ख्याल कि तहफ़्फ़ुज़ात दूर हों। उसकी वजह है हमारा मुआशरा, हमारा रवैया और मौजूदा सूरत हाल। हम उस सतह पर पहुँचे हुए हैं एज ए माशरती तौर पे जहाँ हमारा कोई मुत्तफ़िक़ा रोल मॉडल नहीं, जहाँ हमारा कोई मुत्तफ़िक़ा हीरो नहीं, जहाँ हमारी कोई मुत्तफ़िक़ा मंजिल नहीं, और हम अकीदत परस्त रह गए हैं, बसीरत परस्त नहीं रहे। एक बात। दूसरी बात यह कि हम तकसीम दर तकसीम हैं, हम हर एक का अपना सच है और हर एक का अपना एजेंडा है। और फिर दूसरी यहाँ हर बड़े मसले में अमेरिका इन्वॉल्व नज़र आता है या कहा जाता है, और हर छोटे मसले में इस्टेब्लिशमेंट होती है, आर्मी का कोई ना कोई पंगा निकाल लिया जाता है, और फिर कहानियाँ साजिशी कहानियाँ। तो अब इस सूरत हाल में एक तो ये बड़ा मुमकिन है, नामुमकिन सी बात है। दूसरी बात है, जैसे जस्टिस इजाज़ अफजल साहब ने आज कहा कि हम हीरे जैसे लोग लाएंगे। अगर वो हीरे जैसे लोग ले आते हैं, अगर वो निगरानी खुद भी करते हैं, तो वो चुन के ले आते हैं, तो वो हीरे जैसे लोग कहाँ से लाएंगे? सरकारी महकमों से। सरकारी महकमे किसके अंडर हैं? सरकार के। सरकार पे कौन बैठा है? नवाज शरीफ। केस किसके खिलाफ है? नवाज शरीफ साहब के, उनके बच्चों के खिलाफ। तो कैसे मुमकिन है ये हो? अब ये होगा कैसे? या तो ये है कि हर एक को लगे कि JIT मौला जट है और वो नूरी नात नवाज शरीफ को तबाह बर्बाद कर देगी, फिर तो तहफ़्फ़ुज़ात दूर हो जाएंगे, और वो अगर फारग कर दे तो तहफ़्फ़ुज़ात दूर हो जाएंगे। या फिर ये है कि अगर ये है कि नवाज शरीफ साहब JIT बनने से और JIT के डिसीजन तक स्टेप डाउन कर दें तो फिर तहफ़्फ़ुज़ात दूर हो सकते हैं। इसके अलावा तहफ़्फ़ुज़ात दूर होने की कोई उम्मीद नहीं। इरशाद भट्टी साहब ने नहीं का ऑप्शन लिया, साथ गुलाम मुस्तफ़ा साहब ने भी नहीं का ऑप्शन लिया। तहफ़्फ़ुज़ात दूर नहीं होंगे। पैनल में से 4 लोगों ने हाँ का ऑप्शन लिया कि इससे बेहतर तरीका नहीं हो सकता था, ना बेहतरीन मैकेनिज्म, तहफ़्फ़ुज़ात दूर हो जाने चाहिए और दूर होंगे। लेकिन हसन निसार साहब कहते हैं अगर इसके बाद भी दूर ना हो तो फिर कोई हल नहीं है। आज का प्रोग्राम आपने देखा, फीडबैक हमें भेज सकते हैं। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।